नेपाल ने लगाई भारत से गुहार की पुकार। अपनी तकनीक से करेगा भारत नेपाल का उद्धार। वहीं अरुणाचल प्रदेश में दुनिया उतरी भारत का साथ देने। अरुणाचल प्रदेश भारत का है हिस्सा, दुनिया ने भी माना। जर्मनी ने डाला आग में घी, ड्रैगन जलकर हो चुका है राख। दोस्तों, नेपाल ने भारत से 2 और पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने की मदद की गुहार लगाई है। भारत की मदद से तैयार नेपाल की एक पेट्रोलियम पाइपलाइन पहले से ही चालू है, लेकिन हिमालय की गोद में बैठा ये देश पेट्रोलियम रिसोर्सेज की ढुलाई पर होने वाले खर्चों को और घटाना चाहता है। दरअसल नेपाल चारों ओर से दूसरे देश की जमीन से जुड़ा हुआ है। ये समुद्री रास्तों से तेल की सप्लाई नहीं मंगवा सकता, लिहाजा इसके लिए सड़क के रास्ते से ही पेट्रोलियम की ढुलाई करवानी पड़ती है, जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल ने सरकार से सरकारों के बीच समझौते के तहत 2 और पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए भारत से टेक्नोलॉजी की मदद के साथ साथ सब्सिडी की मदद मांगी है। दोस्तों, पहली पाइपलाइन बिहार के मोतीहारी और नेपाल के 12 जिले के अमलेखंज के बीच भारत की मदद से बनी 69 किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन पहले से ही चालू है। इसका उद्घाटन 10 सितंबर 2019 को हुआ था। इसका इस्तेमाल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को डीजल भेजने के लिए किया जाता है। अब नेपाल ने 2 नए प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भेजा है। नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि मोतीहारी अमलेखंज पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद नेपाल सरकार ने भारत के साथ 2 और पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार से सरकारों के बीच समझौते की तैयारी की है। इसलिए नेपाल ने भारत सरकार के पास से इससे जुड़ा प्रस्ताव भी भेजा। वहीं नेपाल के कमर्शियल, इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्ट्री की अंडर सेक्रेटरी उर्मिला केसी ने कहा कि नेपाल ने हाल ही में 2 अलग अलग ऑफर भेजे हैं। एक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से नेपाल के झापा तक 52 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए और दूसरी 69 किलोमीटर की पाइपलाइन जो नेपाल के चितवन जिले से अमलेखंज के लोथार्स को जोड़ती है। ये मोतीहारी अमलेखंज पाइपलाइन को ही और बढ़ाने का प्रस्ताव है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। उर्मिला केसी ने कहा कि हम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए MOU पर साइन करने के लिए भारत की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत की एक ज्वाइंट टेक्नोलॉजी टीम की ओर से दोनों प्रोजेक्ट का लंबा चौड़ा सर्वे पहले ही पूरा कर लिया गया है। सिलीगुड़ी झापा पाइपलाइन की एवरेज लागत 288 करोड़ रुपए और अमलेखंज चितवन पाइपलाइन की एवरेज लागत 128 करोड़ रुपए है। उनके मुताबिक हमने भारत से पाइपलाइन प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए तकनीकी मदद के साथ साथ सब्सिडी मदद देने को भी कहा है। इसी के साथ साथ ऑफर में 2 स्टोरेज टैंकों का भी निर्माण होना है। दरअसल दोस्तों, प्रस्ताव में झापा और चितवन में 41,000 किलो लीटर की अलग अलग स्टोरेज टैंक का निर्माण भी शामिल है, जिसमें नेपाल को भारत की मदद की दरकार है। नेपाल के अधिकारी ने कहा कि हमने 41,000 किलो लीटर की कैपेसिटी वाले 2 स्टोरेज टैंक भी प्रस्तावित किए हैं, जो एक भारत की मदद से और दूसरा नेपाल सरकार की ओर से ही बनाया जाएगा। अब दोस्तों, इससे नेपाल को कैसे फायदा होगा, जरा ये भी समझ लीजिए। दोस्तों, नेपाल ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि इन पाइपलाइनों के जरिए प्लेन्स वाले फ्यूल के लिए सप्लाई हो जाएगी और नेपाल तक बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी पहुंच जाएंगे। जाहिर है कि एक बार सारी पाइपलाइन चालू हो जाने के बाद नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई पर लगने वाले सारे खर्चों की बचत हो सकेगी। इसलिए नेपाल भारत से उम्मीद लगा रहा है। इसके साथ ही भारत को भी इससे बहुत फायदा होगा कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ तकनीकी रूप से जुड़ेगा और नेपाल में जो चीन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का सपना है वो कमजोर पड़ेगा। साथ ही इससे भारत और नेपाल के रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो क्या भारत को नेपाल के इस ऑफर के लिए हाँ बोल देना चाहिए? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अब दोस्तों, एक तरफ जहां ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन और भारत जल्द मिलने वाले हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जल्द आमने सामने आने वाले हैं। उस समय दोनों देशों के बीच LAC को लेकर बातचीत होने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही दुनिया ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत का साथ देना शुरू कर दिया, जिससे ड्रैगन भड़क गया। एक देश ने हाल ही में यह बयान दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, उस पर चीन अपना हक जताना बंद कर दे। जी हाँ दोस्तों, भारत के जर्मनी के नए राजदूत फिलिप एंकरमैन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा एक तरह की ज्यादती है। इसके अलावा भारत की सीमा पर चीन का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन है। इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एंकरमैन ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि भारतीय सीमा पर चीन की समस्या दूसरे तरह की है। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण अलग तरह का मामला है। दोनों के बीच तुलना नहीं की जानी चाहिए।
एंकरमैन से भारत के इस बयान के बारे में पूछा गया था कि एशिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर यूरोप चुप्पी साध लेता है, लेकिन जब उसके अपने इलाके में समस्याओं की बात आती है तो वो अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है। जर्मन राजदूत ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर भारत की समस्या से हम वाकिफ हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को बीजिंग अपना हिस्सा बताता है। चीन की कार्यवाही विश्व व्यवस्था का उल्लंघन है, लेकिन ये मुद्दा यूक्रेन संकट से पूरी तरह से अलग है। वहीं भारत जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर एंकरमैन ने कहा कि हमारी नई सरकार का भारत की तरफ साफ झुकाव है। ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने की काफी उम्मीद है। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम सहयोग कर रहे हैं। साथ ही भारत की शिकायतों का समाधान करने में जर्मनी मदद कर रहा है। वहीं भारतीय स्टूडेंट्स को वीजा दिए जाने के सवाल पर एंकरमैन ने कहा कि उनकी जर्मनी यात्रा मुमकिन बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब जर्मनी के राजदूत के इस बयान से चीन बहुत चिढ़ चुका है, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना और तिब्बत का हिस्सा बताता है और कुछ समय पहले चीन ने अरुणाचल के कुछ हिस्सों में नाम भी बदल दिए थे। लेकिन वहीं भारत की मोदी सरकार ने चीन को चुनौती देते हुए अरुणाचल प्रदेश के खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शुरू कर दिया। अरुणाचल में कई रॉ मटेरियल पाए जाते हैं जो बहुत ही रेयर है। ऐसे में चीन के डर से पिछली सरकारों ने ना तो खदानों पर काम करवाया और ना ही इसे इस्तेमाल किया, लेकिन मोदी सरकार लगातार अरुणाचल में कनेक्टिविटी को मजबूत करने और इन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करने के लिए खनन का काम करवा रही है। अब ऐसे में दुनिया का चीन को अरुणाचल पर कब्जा करने की जाति कहना चीन को चुभने लगा है। साथ ही अमेरिका भी चीन को अपने कदम पीछे करवाने के लिए भारत के साथ लगातार सैन्य स्तर पर कोऑपरेट कर रहा है। ऐसे में एससीओ की मीटिंग में जब चीन और भारत आमने सामने होंगे तो क्या चीन एलएसी को लेकर बात करेगा, या फिर क्या इस बात को कोई हल निकलेगा, या क्या चीन अपने कदम पीछे लेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, जर्मनी के राजदूत के बयान पर आपका क्या कहना है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। दोस्तों, ये थी खबरें नेपाल की भारत को मदद की गुहार लगाने की, साथ ही इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में बढ़त की। इसके साथ ही दूसरी तरफ चीन के खिलाफ और भारत के पक्ष में जर्मनी के बयान की, जहां जर्मनी की नई सरकार का झुकाव भारत के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।